थोड़ा क्वेश्चन ही और करवाना है आज आपको। अच्छा जी, उसके सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूँ रेफरेंस रिलेशन का। रेफरेंस रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा जी, अगर हमारे पास है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है आपकी, ऐसे। अच्छा जी, तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? हाँ जी जी, बोर्ड नजर आ रहा है? जी मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कर सकती हैं? ये कर दें जी। यहाँ पे आता है। एक मिनट, क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्या चीजें रह जाएंगी आपके पास? क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या रह जाएंगी? ई रेज टू पावर माइनस एम। ये तो कैंसिल हो गया, हाँ जी। एम की पावर एक्स भी कैंसिल हो गई। जी मैम, ऊपर एम एम की रह पावर जाएगा। एक्स, हाँ जी, ठीक है। जी मैम। एक मिनट, वैसे मैंने नीचे भी शायद ये गलती कर दी है, यहाँ पे एक्स प्लस वन है। यहाँ पे एक्स प्लस वन जी है मैम, नीचे। एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल हाँ होना है। जी, एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल है और एक्स है, तो आपके पास नीचे क्या रह जाएगा? एक्स प्लस वन रह जी जाएगा। मैम। यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा, यानी एक मिनट बेटा, फोन ज्वाइन कर रहे। अच्छा जी, वी आर लेफ्ट विद, वन ओवर एक्स प्लस वन। नहीं एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ। एम ओवर आएगा मैम जी। एम ओवर, हाँ जी जी, मैम, आएगा एम ओवर एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन आ जाएगा, यही रह जाएगा, बाकी सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जी और जी हम मैम। फिर क्या कर सकते हैं? हम फिर लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एम इंटू, वेक्टर्स रिलेशन में ये होता है ना, ये बड़ी टर्म इधर आ जाएगी और छोटी टर्म इधर चली जाएगी, ये ले, ऐसे हो जाएगा। So this would be the recurrence relation. P of x plus 1 is equal to m over x plus 1 into p of x, ये हमारा recurrence relation बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम यूज करेंगे, ऊपर मैं लिख रही हूँ इसको साथ साथ, पास आएगा when x is equal to 0,
तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 0 करके पूरा ही लिख देती हूँ, आपको पता मैम ये चल जाए। m ओवर x प्लस 1 कैसे आएगा? क्या आएगा, m ओवर x प्लस 1 कैसे आएगा? जी मैम, मैं m ओवर x अच्छा जी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एज इट इज कैंसिल हो गए। जी मैम। ठीक है, ऊपर m की पावर क्या है, x प्लस 1, मैम m और x नीचे m की पावर क्या है, mx। जी मैम। mx और mx कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया, m रह गया। जी मैम। अच्छा, ऊपर ऊपर फैक्टोरियल कौन सा है, x प्लस 1 का फैक्टोरियल है, नीचे फैक्टोरियल किसका है, मैम x x का फैक्टोरियल है। x जी प्लस मैम। 1 का फैक्टोरियल, x प्लस 1 का फैक्टोरियल एक टर्म खोल दे, उसको एक टर्म खोल दे, x प्लस 1 रह जाएगा और आगे आ जाएगा x फैक्टोरियल आ जाएगा। x फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया तो x प्लस 1 ही रह गया। मैम x का फैक्टोरियल ओपन ही उसके करेंगे, ऊपर x m प्लस रह गया, x प्लस 1 का खोलेंगे, x किसका खोलेंगे जी, फैक्टोरियल। मैम x का खोलेंगे। मैम x प्लस 1 का खोलेंगे। x प्लस 1 का खोलेंगे बेटा। जी मैम। एक टर्म आपने पीछे जाना है, जी मैम ठीक। एक टर्म पीछे जाना है, ऐसे ही नहीं आएगा। जी हाँ ऐसे ही है। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 लगाया, ठीक है, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, when x is equal to 1, p मेरे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास m इंटू p ऑफ 1, और यहाँ पे दोबारा जब इसकी वैल्यूज लगाऊंगी, p ऑफ 1 की वैल्यू लगाऊंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा मेरे पास 2। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, यहाँ पे नीचे 2 आएगा, 2 आएगा ना नीचे। जी मैम आएगा। जी मैम। और जब पी ओ 1 की वैल्यू लगाऊंगी इसमें, इसके पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा m इंटू एम, इसको क्योंकि पी ऑफ 0 में लिखना चाह रही, ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बाय 2। ऐसे लिख सकती हूँ, ये ले, ठीक है, यानी ये हमारा वेक्टर्स रिलेशन है। आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी, किसके निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग सिर्फ निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये फाइंड आउट करोगे, और बाकी रेकन्सिलेशन में आगे सब चीज़ें खुद ब खुद आती जाएगी, क्योंकि सबको अगर मैं 0 की टर्म में लिख लूँ, बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद आती जाए। क्लियर? जी मैम। जी मैम। चलें जी, नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ मैं, कटिंग करवाने जा रही हूँ। आज मैंने ये 2 से 3 चीज़ें करवानी है, कटिंग करवानी, ये करवानी है, कैमल करवाने, और आपका ये टॉपिक ख़त्म है। कल मैंने नेगेटिव बायनोमियल इंशाल्लाह स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी एक टर्म और लिख देती हूँ, अगर लिखने की ज़रूरत है, वैसे तो आप कर लोगे, चलें लिख देती हूँ। एक यही टर्म पता होनी चाहिए, बाकी सारा काम तो खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जिस तरह p ऑफ 3 है, दैट वुड बी m3 ओवर, इसको फैक्टोरियल में मत लिखें, इसको वैसे ही लिखें, 2 के साथ ही लिखें, फैक्टोरियल में मत लिखें। यहाँ आएगा 6 आएगा, 3 इंटू टी, यहाँ 6 आएगा और यहाँ आएगा p ऑफ 0, ये आप डिटर्मिन कर लेना, ये हो जाएगा, ये सारा एज इट है। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर्स रिलेशन।
अच्छा जी, मैं आगे डेटा लिखा रही हूँ, डेटा साथ साथ लिखे, इस पर फिटिंग करनी है हमने बायोलॉजिकल की। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट लिखा रही हूँ, क्वेश्चन लिखे जी। फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ डेज, क्वेश्चन लिखे, द फॉलोइंग नंबर, sorry, table, the following table gives the number of days in, the following table gives the number of days in a 50-day period. कहाँ तक लिखे? फिलहाल आपकी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आती। अच्छा जी, the following table gives the number of days in a 50-day period. 50 day, 50 50-day period during, आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही, during which automobile occurred, OCCURED, OCCUR, in a city. Fit the Poisson distribution. To the data. ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है जी, the following table gives the number of days in a 50-day period during which the automobile accidents occurred in a city. Fit the Poisson distribution to the data. क्लियर है जी? जी मैम। जी मैम। चलें जी, नेक्स्ट में क्वेश्चन लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, इसको खत्म कर रही हूँ, क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा जी, डेटा हमारे पास गिवन है, उसने दिया हुआ है नंबर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है उसने नंबर ऑफ डेज। फाइनल कब से है आपके? किसी को आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, मैम अभी बताया नहीं कीजिए। अच्छा जी, ये 21। अच्छा जी, नंबर ऑफ डेज है जीरो एक्सीडेंट हुए हैं 21 डेज में, 1 एक्सीडेंट है जी 18 डेज में, 2 एक्सीडेंट्स हैं 7 डेज में, 3 एक्सीडेंट्स हैं 3 डेज में, और 4 एक्सीडेंट्स हैं इन डे 1। ठीक है, दिस इज द डेटा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है आपने। ये चीज कहलाती है, ये जो आपके पास है, दिस इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, और ये आपका एक्स। ठीक, ठीक है। जी मैम। अच्छा, जब आपको ऐसा डेटा गिवन होगा, अब ये डेटा, जब मैम यहाँ पे एक चीज लिखी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है, नंबर ऑफ डेज है, यानी नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है दिस कैन बी शोड बाय एक्स, एंड नंबर ऑफ डेज दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ठीक हो गया? ठीक है,
आपने सबसे पहले अपना पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। पैरामीटर निकालने के लिए आपको ये चाहिए, इसे हम कहते हैं मीन, एक्स बार, यानी मीन ही है ना, एवरेज होती है, पैरामीटर भी हमारा एवरेज ही होती है ना। इसे कहते हैं एक्स बार। जब ऐसा डाटा गिवन होता है इसे कहते हैं अनग्रुप डाटा। जब एफ दिया हो, एक्स दिया हो हमारे पास, तो इसमें हमने मीन कैसे निकालना होता है, यानी एवरेज कैसे निकालनी है। आपने अपना पैरामीटर कैसा निकालना है, आपने निकालना है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। क्लियर? ठीक। जी मैम। एक्स गिवन है, एफ गिवन है, एक्स गिवन है, एफ गिवन है, तो नेक्स्ट आपका फिर टेबल में कॉलम क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे निकालोगे एफ इंटू एक्स, यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 9 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 4 हो जाएगा। जब समेशन एफ ऑफ एक्स का सम अप करोगे तो ये आ जाएगा 45। समेशन एफ फ्रीक्वेंसी उसने ऑलरेडी आपको कितने दिनों की दी हुई थी, 50 डेज की। तो इनको ऐड करूंगी, एफ को नंबर ऑफ डेज को ऐड करूंगी तो 50 बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास मेरा पैरामीटर क्या बनेगा, 0.9। एम आई राइट? क्लियर? जी मैम। जी यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? जी मैम। जी मैम। चलें जी, चलें इसको खत्म कर दूं, मैं आगे चलूं? जी मैम आगे तो। अच्छा जी, एम निकल आया, एवरेज निकल आई, 0.9 आ गई मेरे पास। नेक्स्ट आपने क्या निकालनी है जी, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालोगे, मैं रेकरेंस रिलेशन यूज कर रही हूँ। रेकरेंस रिलेशन यूज कर रही हूँ, एम मुझे पता है तो मैं यूज कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है कि ये सिर्फ ये आएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अब लिखूंगी। मैंने भी रेकरेंस रिलेशन में क्या लिखा था इसको, मैम मैम इंटू पी ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ 2 क्या हो जाएगी मेरे पास, मैम स्क्वायर ऑफ बाई 2 इंटू पी ऑफ 0। अच्छा जी यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास पी ऑफ 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, ऐसे भी यूज कर सकती हूँ ना, जी मैम। जरूरी तो नहीं कि सारा 0 में ही लिखूं। कहाँ तक एक्स जा रहा है मेरा, मैम 4 तक। ये ले, ये कंप्लीट करें, मुझे बताएं क्या आ रहा है। ये मुझे कंप्लीट करें, मुझे बताएं क्या क्या नंबर आ रहे हैं।
हाँ जी, क्या बना ये? एमएससी सो गए हो आप लोग सारे? मैम कर रहे हैं। हाँ जी। मैम P2 बना 0.1647। अच्छा जी, P1 हमारे पास आ गया है पॉइंट। एक मिनट रहते हैं, ये तो आएगा मेरे पास मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट 3659, 0.3659, ये तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो 0.3659 आ रहा है ना मल्टीप्लाई होने के बाद। जी मैम। अच्छा, P ऑफ 1 क्या आया आपके पास? मैम P ऑफ 1 नहीं आया 0.3659। P ऑफ 2, सॉरी, P ऑफ 2 क्या आया? P ऑफ 2 क्या आया आपके पास? 0.1647। नेक्स्ट, P ऑफ 3। मैम 0.0494। P ऑफ 4 क्या है जी? 0.0111। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिखे। इसके नीचे एक लाइन लिखे, बाय जी मल्टीप्लाइंग मैम। द कैपिटल एन। लिखें बाय मल्टीप्लाइंग द कैपिटल एन, बाय मल्टीप्लाइंग विद कैपिटल एन। कैपिटल एन लिखना है, ठीक है। बाय मल्टीप्लाइंग विद जी मैम। कैपिटल एन, कैपिटल एन के आगे ब्रैकेट में लिखें द टोटल फ्रीक्वेंसी। कैपिटल एन जो है वो मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पे टोटल जो भी फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास किसके बराबर थी? 50 डेज, 50 के बराबर थी। एफ मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी थी ना 50 डेज की। टोटल फ्रीक्वेंसी एन, ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन by multiplying with the n, each probability of the Poisson distribution, we get the expected frequencies. We get the मैंने कहाँ तक बोल expected। दी? कहाँ तक लिखा है आपने? आप बोलो, आपने क्या मैम लिखा है? मैम वी गेट क्या आगे लिखा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपने लिखना था by multiplying with capital N, each probability of the Poisson distribution। ये सारी probabilities निकली है ना, each probability of the Poisson distribution, यानी हमने इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? 50 से, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जी मैम। तो मिलेगा क्या मल्टीप्लाई होने के बाद? मिलेगा क्या? वी गेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, वी गेट द एक्सपेक्टेड, वी गेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज for the respective probabilities, we get the expected frequencies for the expected frequencies for the respective probabilities। ये आप लोगों ने लिख लिया, मैं चलूं आगे? जी मैम। जी मैम। चलें जी, ये आएगा मेरे पास यहाँ से। एक्चुअली मैं इसी को बस लिख के दिखाना चाह रही हूँ, बाकी तो यही चीज़ है, यही फ्रीक्वेंसीज को मैंने मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कहते हैं पाइजॉन डेटा को फिट करना, डेटा पे फिट करना है इसको। डेटा फ्रीक्वेंसी में गिवन था, फ्रीक्वेंसी में हमने पाइजॉन को कैसे फिट किया है?
आपने उसको एफ को एक्स को मल्टीप्लाई किया है, मीन निकाल लिया, मीन निकाल के आपने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आपका एक्स था 0 से लेके अब जहां तक भी था। उसके बाद आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, टू गेट दी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अच्छा ये मेरे पास था एक्स, एक्स था 0। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, अब मैंने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मैंने कैसे निकालनी है, 0 के साथ मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, क्या प्रोबेबिलिटी थी 0 के साथ, मैम 0.4066 multiplied by 50 and this is equal to, ये मेरी है जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से 1 के साथ आया था 0.3659 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आई है 18.30। इसी तरह 2 के साथ क्या आई थी 0.1647 मल्टीप्लाइड बाय 50, हाँ जी दिस वुड बी 8.23। इसी तरह 3 के साथ क्या आई है मेरे पास 0.0494 0.0494 multiplied by 50 and this would be 2.47, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ही है जी हमारे पास। और 4 इस साथ क्या आ जाएगी, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0111, this will be 0.56। ये ले, this is called the fitting of the data। clear? जी मैम। चलें जी, मैं लास्ट करवाने जा रही हूँ। स्टिमुलेंट थोड़ा सा बताना है आज, मैं थोड़ा सा बताना है उसको, थोड़ी सी चीज़ बतानी है। मैंने बताया था मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन के साथ टॉपिक में ख़त्म कर रही हूँ आज। अच्छा मुझे क्वेश्चन पूछे थे, जो मैंने एक्सरसाइज भेजी थी ना उसमें से क्वेश्चन पूछे थे मुझसे बच्चों ने। एक तो लास्ट वाले का फोर्थ पार्ट पूछा था, जब आप लास्ट वाला क्वेश्चन था ना जो एट ए सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाला, एक्सीडेंट्स हैव बीन अकरिंग, इस क्वेश्चन में बच्चों ने मुझसे लास्ट पार्ट पूछा था कि व्हाट इज द प्रॉपर, इसमें मीन निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी थी, और आखिर निकालना था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग नो एक्सीडेंट इन अ गिवन मंथ। वहां तो आपने सिंपल एक्स को 0 लगा देना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8.2.4 जो मैंने पेज भेजा था ना उसका जो आखिरी क्वेश्चन था, ए पार्ट का थर्ड पार्ट था, उसमें x इज इक्वल टू 0 लगाना है। ठीक है, एक था क्वेश्चन 8.2.3 जिसमें एक कार हैज टू फर्म है, कार फर्म हैज टू कार्स, उसका थर्ड पार्ट बच्चों ने पूछा था मुझसे। उसका थर्ड पार्ट बेटा मेरा आंसर मैम भी वो अभी ठीक। आंसर हाँ जी, नहीं लगता जो बुक से दिए हैं, वो वो थर्ड जो पार्ट का आंसर मेरा उन्होंने भी दिए ठीक हुए नहीं आ हैं। रहा। किसका, जी फोर वाले का? मैम जो उन्होंने कहा था, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका। नहीं, 3 वाले का, 4 वाले का, 3 वाले का आंसर मेरा भी ठीक नहीं आया। या तो यहाँ पे गड़बड़ है, 3 वाले का मेरा भी आंसर ठीक नहीं आ रहा। और मुझे चेक कर लेने, 4 वाले में तो x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, जो 3 वाला है ना उसका मेरा आंसर भी ठीक नहीं आ रहा, तो मुझे चेक कर लेने में दोबारा। मैंने रात को चेक किया था लेकिन वो मेरा भी ठीक नहीं आया। ठीक है, जी मैम। कौन बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं। बाकी लोग कौन बोल रहा है कि बोल कौन रहा है, पहले यार ये देख। अभी मुझसे कौन बात कर रहा है, फीमेल्स में से भी कौन बात कर रहा है मेरे से? जो बात कर रही है, कौन मेरे से बात कर रहा है? जी मैम मैं रुबाब। रुबाब आप, हाँ जी। जो पहला क्वेश्चन है ना उसका थर्ड पार्ट का आंसर अभी मेरा भी ठीक नहीं है, या यहाँ पे गलत है या वो मेरा भी ठीक नहीं है, मुझे भी चेक कर लेने दे। तो फोर्थ है उसमें तो x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो आंसर आराम से आ जाता है। मीन तो उसका आपने निकाल लिया, एम तो उसका आपने निकाल लिया, 6 है।
मैम मैं 4 वाले की बात कर रही हूँ जो क्वेश्चन नंबर 4 था उधर हाँ जी, क्या बोले उसमें? फोर में एक्सरसाइज क्या? में। फोर में क्या बोले? मैम उसका जो फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी वो तो हो गई थी, लेकिन इसका जो बी पार्ट नहीं था, ए पार्ट का ही जो उसने सेकंड पूछा था ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज बीइंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ गिवन मंथ, इसका हम्म। नुआंस ठीक है आपने। चलो मैं वो करूंगी ना, मैं आपको करके भी भेज दूंगी, ठीक है? जी मैम, थैंक उसको यू मैं मैम। करके भेज दूंगी, उसे मैं करके भेज दूंगी, क्योंकि उसका थर्ड पार्ट मैं भी देख के मैं करके भेज दूंगी। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा बताना था कम्युलेंट का, बस वही एक क्वेश्चन है, उसके अलावा तो बाकी और कोई नहीं है ना, वो मैं भी देख रही हूँ, मैं करके भेज दूंगी। जी मैम बाकी हो गई। अच्छा जी मैं, हाँ बस ठीक है, वो मैं भेज दूंगी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये है कम्युलेंस। कम्युलेंट्स एक्चुअली बेसिकली ये ऑल्टरनेटिव है आपके पास। जब आपने सेंट्रल मूवमेंट्स निकालनी होती है ना, सेंट्रल मूवमेंट किसे कहते हैं आप लोग? मूवमेंट अबाउट मीन, मैंने बताई हुई है ना। सेंट्रल मूवमेंट्स का मतलब होता है मूवमेंट अबाउट मीन। तो कम्युलेंट्स आपको बेसिकली वही चीज देते हैं। जिस तरह आपने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला इसका, आपने इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या निकाला, ये मैंने करवा दिया होगा। आपने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला है इसका e की पावर m इंटू e की पावर t माइनस 1। ये आपने इसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकाला, ठीक है? जब आपने इसके कम्युलेंट्स निकाले तो कम्युलेंट्स में क्या होगा कि जब मैं निकालूंगी उनको, तो जो फर्स्ट कम्युलेंट होगा वो मेरा मूवमेंट अबाउट मीन, यानी सेंट्रल मूवमेंट जो है ना उसके फर्स्ट मूवमेंट के बराबर होगा। जो सेकंड होगा वो उसका वेरिएंस के बराबर होगा। मैं अभी निकालने जा रही हूँ, ठीक है? यानी अगर मुझे कम्युलेंट्स निकालने हैं तो मैं के ऑफ टी लिखूंगी, और मैं आगे उसका लिखूंगी लॉग ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब मेरे पास लॉग ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आएगा? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मैंने अभी ऊपर लिखा है, e की पावर m लिखूंगी, ये लिखूंगी ऐसे, लॉग और e कैंसिल ईच आउट। अच्छा जी, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? m की पावर e t माइनस 1। जब इसे एक्सपैंड कर दूंगी तो e t को एक्सपैंड कर दूंगी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2, ठीक है? और यहाँ पे माइनस 1 सामने, ये 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल। मुझे किसी की कोई आवाज नहीं आ रही। मेरे पास क्या रह जाएगा? एम टी, उसके बाद क्या रह जाएगा? एम इंटू टी स्क्वायर ओवर 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एम इंटू, यानी एम सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी जी क्यूब बाय मैम। 3 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ जी वो लिख लेना, मैंने पास जगह नहीं है। अच्छा मैं ऊपर लिख लेंगी, ऊपर चली जाती हूँ। अच्छा मेरे पास क्या आएगा? अब आपके पास कम्युलेंट में भी इसी तरह होता है, जब आप कम्युलेंट एक्सपैंड कर लेते हो ना, तो K1 होगा मेरे पास पहला कोफिशिएंट। कम्युलेंट्स निकालने हैं, KR निकालने हैं। KR का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ TR ओवर R फैक्टोरियल। तो K1 ये पहला, K1 में क्या आ जाएगा मेरे पास? यानी T1 ओवर T फैक्टोरियल, यानी मेरे पास आना चाहिए T की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसका मेरे पास कोफिशिएंट क्या बन रहा है? ये बन रहा है। इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे पास? m है, यानी m बन रहेगा इसका कोफिशिएंट। T1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्ट लिखना होता है। K2 का मतलब क्या है? T2 ओवर 2 फैक्टोरियल, वो भी मेरे पास m बन रहा है। यानी यहाँ पे सारे कम्युलेंट्स जो निकलेंगे वो सारे m के बराबर निकलेंगे, क्योंकि बाकी सारा तो वही है ना, t है, t स्क्वायर ओवर 2 है, t क्यूब ओवर 3 है। तो ये सारे कम्युलेंट्स मेरे पास m के बराबर निकलेंगे। फर्स्ट कम्युलेंट जो होता है ये होता है मीन के बराबर। जो सेकंड कम्युलेंट होता है ये होता है वेरिएंस के बराबर।
ठीक है, जी मैम। यहाँ पे यही बताना था थोड़ा सा आपको कि जब आप कम्युलेंट्स खोलते हो तो कम्युलेंट्स का मतलब होता है कि आप सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन एक्चुअली बता रहे होते हो। तो जो फर्स्ट थ्री होते हैं ये बिल्कुल सही आते हैं जैसे मूवमेंट अबाउट मीन आती है, लेकिन जो फोर्थ या फोर्थ से अबव होते हैं ना ये डिफरेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा पर्पस तो नॉर्मली होता है कि हम फर्स्ट फोर ही सही निकालें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीन और वेरियंस निकालना है आपने और कुछ नहीं करना फिलहाल, तो मीन और वेरियंस निकालने का एक ये तरीका है कि कम्युलेंट्स ले ले आप, यानी मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन का लॉग ले लो, एक्सपैंड कर लो, फर्स्ट फोर टर्म्स निकाल लो, तो ये आपके फर्स्ट फोर आपके पास कम्युलेंट्स निकल आते हैं। इनका मतलब ये होता है कि सेंट्रल मूवमेंट्स अबाउट मीन है। फर्स्ट जो है वो हमेशा मीन निकलेगा, सेकंड हमेशा वेरिएंस निकलेगा। ठीक है, मैं जी बेसिकली मैम। ज्यादा जी फोकस मैम। फर्स्ट टू पे कर रही हूँ, मैं बेसिकली ज्यादा फोकस फर्स्ट टू पे कर रही हूँ। फर्स्ट टू मीन्स पहला मीन, दूसरा वेरिएंस। क्लियर? जी मैम। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी चीज बतानी थी मैंने अभी, बता